चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में, ठीक है। सेल हो गया, और दो टाइप के सेल आप पढ़ेंगे हमें बेटा, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ में पढ़ेंगे कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। इसका मेन वही है। इसमें आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, नर्नेस्ट का इक्वेशन है ना, कॉलरॉच का लॉ है, तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, इसमें समझने के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी सब कुछ इसके अंदर में आ जाएगा। तो केमिस्ट्री का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर, जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर यही है, ठीक है। और आपके ऑर्गेनिक में सबसे लंबा चैप्टर जाएगा बेटा एल्डिहाइड एंड आपके कीटोन का, ठीक है, वो सबसे लंबा चैप्टर है। बाकी इनऑर्गेनिक में कोई ऐसा लंबा चैप्टर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, सब नॉर्मल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो दो चैप्टर आपके लंबे हैं, उसमें से ये एक चैप्टर जो है बेटा काफ़ी लंबा चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देना, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे दो कंडीशन आपको बताए गए हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या है? अब जनरली देखिए बेटा, आप लोग 12th क्लास में हो तो आई होप कि आप लोगों को पता है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैभव, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? मतलब सर कोई भी रिएक्शन या कोई भी चीज लगातार हो रही है। लगातार हो रही हो, जैसे मैं समझा नहीं, मतलब लगातार हो रही हो तो हाँ, खुद से हो रही है, एग्जैक्टली, है ना, जो इवेंचुअली अपने आप ही हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है बेटा। और नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा विद एन एक्सटर्नल हेल्प, एग्जैक्टली, जिसको करने के लिए हमें कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी ना। तो चलिए बेटा, इसका मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है बेटा। इसी के संदर्भ में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना बेटा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, क्या होता है बेटा? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है बेटा। ये हमेशा स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, ठीक है, हमेशा स्पॉन्टेनियस नेचर का है, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये हमेशा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, ठीक है। आप सब स्मार्टफोन चलाते हो, सबके पास है ना, है कि नहीं? तो स्मार्टफोन जो आपके पास है बेटा, अगर आप उसको यूज ना भी करो तो भी उसकी बैटरी क्या हो जाती है? धीरे धीरे ड्रेन आउट होती है ना। अगर आप, अब देखिए ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन पे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने फ़ोन चार्ज किया, आपने यूज़ नहीं किया, तो आप उसको देखना कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गया, अपने आप ऑफ हो चुका है वो, ठीक है। वो क्यों हुआ बेटा? क्योंकि वो क्या है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, और इसीलिए उसको बेटा क्या कहते हैं हम लोग? स्पॉन्टेनियस कहते हैं। मतलब कि वो आपने क्या किया, आपने उस बैटरी के अंदर के केमिकल का यूज़ किया सो दैट कि आप उस स्क्रीन में क्या पा सको? लाइट पा सको, क्योंकि वो लाइट बेसिकली कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है ना, है कि नहीं? तो बेसिकली वो क्या है बेटा? वो आपका स्पॉन्टेनियस नेचर में है। पर आप मुझे बताइए, अगर आप उस फोन को उठाकर जब तक से चार्जर में नहीं जोड़ोगे, तब तक क्या वो आपका फिर से रिचार्ज होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो वो इसीलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है बेटा? वो नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उस समय होता क्या है बेटा कि आप जब उसको जोड़ते हो बिजली के साथ, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? केमिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी बैटरी का जो डिस्चार्ज होने का प्रोसेस है, डिस्चार्ज होने का प्रोसेस हमेशा क्या होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस होगा। और कोई भी बैटरी जब रिचार्ज हो रही हो या चार्ज हो रही हो, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि किसी भी बैटरी को फिर से रिचार्ज होने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि जब तक से आप उसको लगा के रखे हो चार्जर, तब तक वो चार्ज होता रहता है। बट जैसे आप उसको निकाल दिए, निकालने के साथ साथ फिर से कौन सा प्रोसेस चालू हो जाता है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बेटा आपके मम्मी पापा के, बेटा चार्ज में लगा के फोन ना यूज कर, ठीक है, क्योंकि उसमें दो प्रोसेस एक साथ चलने लगता है ना। लगाए हो तो आपने नॉन स्पॉन्टेनियस कर रखा है, और साथ ही यूज करते करते स्पॉन्टेनियस भी चल रहा है उसमें, इसलिए पहले उसको एटलीस्ट कुछ करने तो दो। ये तो वही वाली बात होगी, खिला भी रहे हो, हगा भी रहे हो, है नहीं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना बेटा, है कि नहीं? तो हाँ कैसे हो सकता है? हाँ, वही ना, कैसे हो सकता है? ऐसे ही नहीं, अनटिल अनलेस तुम टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, है कि नहीं?
तो ये आपको समझना जरूरी है। तो आपको आई होप समझ में आ गया। द सब्जेक्ट इज ऑफ इंपॉर्टेंस बोथ फॉर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, ठीक है बेटा। तो ये बेटा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी के बेसिस से भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ सकते हो, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अनगिनत है, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत। कितने आप मतलब बचपन से ही बैटरीज का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, आपके आसपास बैटरीज मतलब कि किसी न किसी एक ऐसे डिवाइस में तो बैटरी लगी ही है, ठीक है। अभी तो फोन ही आपके पास लगा रहता है नहीं, फोन आपके पास तो रहता है ना, उससे बैटरी तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है बेटा कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझने के लिए, ठीक है। देखिए बेटा आगे, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। हम बहुत सारे केमिकल्स को बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने कहा सर कैसे, तो आप प्लीज याद कीजिए क्लास 10 को बेटा। तो क्लास 10 में आप जब जब मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे बेटा, तो आपने जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा था, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान आपने पढ़ा था कि जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होते हैं, नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस से उसकी रिफाइनिंग करी जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से आप उसको प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और दूसरा चैप्टर आप याद करें बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो उसमें आपको याद आएगा कि आप लोगों ने क्लोर एल्कलाई प्रोसेस करते वक्त आपने क्लोरीन गैस प्रोड्यूस किया था ना बेटा, तो वो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट था, ठीक है, जो कि उस समय आपने बस महज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के नाम से पढ़ा उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, जितने भी मेटल्स हैं आपके रिएक्टिव मेटल्स, ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपके क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में निकला था, NaOH आपको याद होगा, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन आपने लिया था, उसके अंदर से बिजली पास कराई थी, तो NaOH निकला था। H2 आपके ये H2 जो है बेटा इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड साइड से निकला था, और जो आपका Cl2 था बेटा वो आपके एनोड साइड से इलेक्ट्रॉन देते हुए निकला था। याद आ रहा है कुछ क्या बेटा, है ना। तो इस तरह से ये हो रहा था। तो प्लीज आप इस बात को समझेंगे कि ये सारे के सारे जितने भी रिएक्शन थे बेटा, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शन थे। मच्छर है क्या वहाँ पे? अरे मच्छर का लगा दो ना बेटा, वो वहीं पे तो है पीछे, ये अगरबत्ती वहाँ पे देख ले बेटा, उधर पे होगा, जलाओ और कर दो। ऐसे तड़पते हुए ना पड़ो, है नहीं, हमने सारे यहाँ पे इंतज़ाम कर रखे हैं। लगा दीजिए बेटा, वो एक वहाँ पे लगा दीजिए, इधर पे तो नहीं है मच्छर, हाँ तो वहीं लगा दीजिए, ठीक है। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है बेटा। बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग डिवाइसेस में ये यूज होता है बेटा। हाँ वहीं लगा दो, वहीं पे आप छेद वेद होगा तो उसमें ऐसे डाल दो ना, अटक जाता है उसमें, थोड़ा टेढ़ा करके डाल देना। हाँ हाँ बस हो गया, उसे छोड़ दे वैसे ही, हो गया, अब वहाँ से आता रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आपके बैटरीज का इस्तेमाल होता ही है। द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। तो जितने भी आपके बैटरीज होते हैं बेटा, ये ना कभी ना पोल्यूशन नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे एक तरह से ग्रीन एनर्जी में शामिल है, ठीक है। इसलिए बैटरीज जितने भी है बेटा वो आपके ये सस्टेनेबल आपके सोर्सेस के मतलब सस्टेनेबल सोर्सेस में आता है, और साथ ही साथ ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता, ठीक है। और साथ ही साथ देयरफॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर इको फ्रेंडली। वो सारे क्या होंगे बेटा? इको फ्रेंडली होंगे। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, सो दैट कि आप कल को अगर साइंटिस्ट बने तो ऐसे बैटरीज वगैरह बनाओ जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है कि नहीं। चलिए बेटा, द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स टू ब्रेन and vice versa and communication between the cells are known to have electrochemical origin, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी आपके इवन बायोलॉजी में भी अगर आप देखो बेटा, तो बायोलॉजी में भी जितने भी आपके सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक जितने भी आपके सिग्नल्स जाते हैं बेटा, वो सारे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स है ना, क्योंकि जब तक न्यूरॉन के अंदर है तब तक वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, साइनैप्स से चला गया तो क्या बन जाता है बेटा? वो केमिकल इंपल्स बन जाता है। तो इस तरह से आप ये सब पढ़ते ही हो, ठीक है, पढ़ाई है आपने, ठीक है। Electrochemistry is therefore a very vast and interdisciplinary subject, and in this unit we will cover only some of its important elementary aspect, ठीक है बेटा। हम सिर्फ उसके कुछ elementary aspects को कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा बिना देरी करे चलिए बेटा फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला आपका टॉपिक आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाने से पहले बेटा मैं आपको अब सबसे पहले ये डायग्राम जो है बेटा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप ये अगर समझ गए ना तो समझ लीजिए बेटा आपको मतलब कि
पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। मैं उस पूरे के पूरे इवेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए बेटा मैं आपके सामने एक बहुत ही जो कॉमन एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा वो लूंगा, जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम बेटा गैल्वेनिक सेल भी है। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। तो देखिए बेटा, तो हम अब पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है बेटा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ही काम है, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। ये आप ध्यान में रखेंगे बेटा कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम यही होगा, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये होने वाला है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोग जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वोल्टाइक सेल का, ठीक है, वोल्टाइक सेल, ठीक है, वोल्टाइक सेल। चलिए बेटा, वोल्टाइक सेल के सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ कि ये डायग्राम कैसा होता है, ठीक है बेटा। डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस डायग्राम में मैं क्या कैथोड लूंगा, क्या एनोड लूंगा, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कैथोड एंड एनोड क्यों लिए जाते हैं, इसको हम इसके छोड़ के दूसरा कैथोड एनोड क्यों नहीं ले रहे, तो ये सब रीजन आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। देखिए, तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन होता है आपके बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, वो ये होता है बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा 2 टैंक होते हैं। कितने टैंक होते हैं बेटा? 2। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा एक सिंगल टैंक होगा, सिंगल टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 टैंक लेंगे, ठीक है, 2 टैंक। तो 2 टैंक बना देंगे बेटा, लेफ्ट साइड में एक टैंक होगा और राइट साइड में एक टैंक होगा, ठीक है बेटा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। और मैं आपको बताऊं एक बात, ये एग्जैक्ट आपको ना मैंने ना पता है कब पढ़ाया था बेटा? ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी रेडॉक्स रिएक्शन में, जब आपका एनुअल एग्जाम होने वाला था, ठीक है। तो एनुअल एग्जाम जब आप लोग का था, तो उसके 1-2 दिन पहले मैंने आपको ये पूरा सेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे काम करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो अगर वो याद नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो फिर से बता ही रहा हूं, तो अब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये हमने 2 टैंक लिए बेटा, लेफ्ट साइड के टैंक को हम लोग एनोड टैंक कहते हैं, राइट साइड के टैंक को हम लोग कैथोड टैंक कहेंगे, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा बेटा आपका? लेफ्ट साइड में हमेशा आपका एनोड रहेगा और राइट साइड में हमेशा आपका कैथोड रहेगा, ठीक है। इसको प्लीज ध्यान में रखना कि लेफ्ट में आप कभी भी कैथोड मत रख देना, राइट में आप कभी भी एनोड मत रख देना, ठीक है। ये क्योंकि हम जब भी इसका नोटेशन लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका हमेशा एनोड ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड में एनोड रखना है, ठीक है। एनोड किस मेटल को लिया जाएगा? तो एनोड लिया जाएगा हमेशा रिएक्टिव मेटल को। किसको बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल। मतलब कि मान लो कि आपने 2 मेटल का रॉड लिया, ठीक है, मैंने 2 मेटल ले लिए बेटा, आपने 2 मेटल ले लेना, ठीक है, 2 मेटल ले लीजिएगा, ठीक। अब 2 मेटल में मान लीजिए मैंने लिया जिंक और कॉपर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? जिंक और कॉपर, जिंक एंड कॉपर। तो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेटा? जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो कॉपर का क्या बनेगा बेटा? कैथोड। और जिंक का क्या बनेगा बेटा? एनोड। एनोड बनेगा, ठीक है बेटा। जिंक का एनोड बनेगा और कॉपर का कैथोड बनने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि मैं जो ये मेटल लिया हूं बेटा, ये मेटल किसका होगा बेटा? जिंक का। किसका बेटा? जिंक का। और ये जो मैंने मेटल लिया बेटा, ये मिल गया कॉपर का, ठीक है। अब इसके अंदर में जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे बेटा, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? तो ध्यान देना बेटा, ठीक है। इसके अंदर में जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे बेटा, वो इसी मेटल का सॉल्ट होगा। इसी मेटल का क्या होगा बेटा? सॉल्ट। तो मैंने पे Zn लिया है, तो मैं इसके अंदर में क्या लूंगा बेटा? ZnSO4। और इसके अंदर में क्या लूंगा बेटा? CuSO4, ठीक है, CuSO4, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर SO4 ही लेना है, CuCl2 ले सकते हो, कोई भी, मतलब कोई भी सॉल्ट ले लीजिएगा उसी का, ठीक है, और उसको इसमें मिला दीजिएगा, पानी भी रहेगा इसमें, ठीक है। और यहां पर क्या करना है बेटा? आपने इसको कनेक्ट करना है। क्या करना है बेटा? यहाँ पे कनेक्ट जब आप इसको करोगे बेटा, तो यहाँ पे ना एक काम करिएगा, यहाँ पे ना एक वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा बेटा? वोल्ट मीटर। जनरली हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाए तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ना, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। जब आपका यहाँ पे आगे मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, है ना, तब आपको मैं बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर क्यों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप एम्पेयर मीटर लगा सकते हो, एमीटर लगा सकते हो, या फिर आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप गैल्वेनोमीटर लगा दो। हाँ, लगाने का काम ये है बेटा कि हम ये चेक करेंगे कि बेटा इसमें कोई वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही,
क्योंकि हमको ये पता करना है कि इसमें वोल्टेज है भी कि नहीं ना, कैसे काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर पास करेगा तो करंट की फ्लो होगी, करंट जब फ्लो करेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा ना अपने आप ही। तो वो डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कब तक से डिफ्लेक्ट किया, कब जाके रुका, सब चेक करना है ना हमने। तो ये डिफ्लेक्शन कितना मैक्सिमम जा रहा है। तो इसलिए बेटा मैं कहूँगा यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर ही लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो बेटा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्यों, गैल्वेनोमीटर बेटा एमीटर से और आपके ये वोल्ट मीटर से बहुत सेंसिटिव होता है। तो छोटे से छोटा डिफ्लेक्शन भी, मतलब छोटे से छोटा वोल्टेज का चेंज भी ये डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए ये ज्यादा मतलब कि आपका एफिशिएंट रहेगा। और अगर मान लो कि हम बहुत गरीब है, हमारे पास है नहीं सर, तो हम लोग तब क्या कर सकते हैं पता है आपको बेटा, हम लोग तब ना यहाँ पे ना छोटा सा एक एलईडी बल्ब भी लगा दो यार, है ना, ये भी चलेगा। तो जब तक से बिजली पास करेगी ये जलेगा। अब ये भी समझ में आ रहा होगा ना क्यों मैंने बल्ब लगाया, कि जब तक से बिजली पास कर रही तब तक जलेगा, अगर बिजली पास होनी बंद होगी तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप बल्ब भी लगा दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे बेटा एक आखिरी चीज आपने लगाना है जो कि होगा बेटा आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या होगा बेटा आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और जो सॉल्ट ब्रिज है बेटा इसके एंड में आपने कॉटन लगा देना है। क्या लगा देना बेटा, कॉटन, ठीक है, कॉटन। क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं चाहोगे कि इसके अंदर में बेटा आपका जो है ये जो फ्लूइड वगैरह है एंटर कर गया, ठीक है। तो बस आप कॉटन लगा के रख दो कि कांटेक्ट में है उसके। और इसके अंदर में बेटा क्या भर देना है बेटा, इसके अंदर में एक सॉल्ट भर देना। चलो मान लो कि मैंने KCl डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, KCl डाल के रख दिया, ठीक है बेटा। इसका काम लास्ट में होगा। ये हमारा वो नहीं बोलता, हर मूवी में लास्ट सीन का एक हीरो होता है ना, तो वैसे ही बेटा ये लास्ट सीन में ये हीरो बन के आएगा और इस सेल को बचाएगा, ठीक है। मतलब कि एम वक्त में है ना, एकदम क्लाइमेक्स सीन है इसका बेटा, ठीक है। तो ये बाद में एंटर करेगा, अब वो कब आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, तो हमने यहाँ पे क्या कहा बेटा, ये आपकी पूरी की पूरी एपरेटस रेडी हो गई, ठीक है बेटा। ये आपका डायग्राम रहने वाला है, ये इस तरह से आपका डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सबने देख लिया बेटा, सबको डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम तो हो गया, अब मैं अगला डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं अब काम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसमें काम नहीं करूंगा, ठीक है। सब डायग्राम बना लिया, ठीक है बेटा। नहीं अब अगले में बना लेना, मैं फिर से बनाऊँ डायग्राम, ठीक है। मतलब सबको समझ में आ गया ना क्या क्या है। चलिए बेटा अब मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसमें नहीं होगा, मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर से उधर डालना पड़ेगा ना, तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। इसलिए तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को इसको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर चाहते हो समझना तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आपका हाथ बहुत प्रेसाइज है तो जिस डायग्राम को आपने बनाया उसी में पेंसिल वेंसिल लेकर थोड़ा सा एरो वेरो मार के दिखा देना, ठीक है। देखिए बेटा अब यहाँ पे मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज इतना बड़ा क्यों लगाया मैंने, चलो छोटा ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज आ गया। और इसके बाद यहाँ पे आपने डाल देना है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, दोनों रॉड डाल दिए, ठीक है बेटा, रॉड। और यहाँ हमने बल्ब लगा रखा था ये, ठीक है, ये आपने रॉड डाल दिया, ठीक है। ये रॉड आपके जिंक का था और ये आपका था कॉपर का, ठीक है। इसके अंदर था बेटा ZnSO4 और इसके अंदर था बेटा CuSO4। चलिए बेटा अब अपना काम चालू करते हैं। और इसके अंदर में था बेटा KCl, ठीक है। एक बोतल भर के जल्दी जा, अरे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देगा तू। चलिए देखिए बेटा चालू करते, ठीक है। अब काम, ये आपका एनोड है, ये क्या है बेटा आपका एनोड, और ये आपका कैथोड। चलो बेटा अब शुरू करते हैं। रिएक्टिव कौन था, जिंक या कॉपर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर काम कौन चालू करेगा बेटा, जिंक काम चालू करेगा, ठीक है। अब जिंक रिएक्टिव है, जिंक क्या है बेटा रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक एनोड, ये आपका एनोड साइड है, ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा एनोड साइड। तो जिंक अब क्या करने वाला है बेटा, अब जिंक यहां से अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जिंक रिएक्टिव है ना। और बीइंग अ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना ना, मेटल तो यही करता है कि नहीं, मेटल को यही आता है और कुछ कर नहीं सकता मेटल। तो मेटल ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया। तो जिंक ने क्या किया बेटा, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो इस तरफ क्या फ्लो होने लगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो इस तरफ होने लगी, इलेक्ट्रॉन सारा जाने लगा बेटा इस तरफ। तो यहाँ पे आपका सारा नेगेटिव चार्ज भरने लगा। किसे क्या भरने लगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। आपको यहां पर एक बात समझना होगा बेटा कि अगर नेगेटिव चार्ज की फ्लो इस तरफ हो रही है तो हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट में क्या फ्लो करता है बेटा, आपका करंट फ्लो करता है ना, पॉजिटिव चार्ज आई फ्लो करता है ना बेटा। तो ये बल्ब अब क्या होने लगा बेटा, जलने लगा, ये जला, ठीक है। अब ये जला क्यों, क्योंकि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन की फ्लो आ रही थी इधर पे। अब ध्यान देना बेटा, ये करंट को भले ही आप एक्नॉलेज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको जरूर एक्नॉलेज करना बेटा कि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो के आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर दिया, लूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जिंक अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है, वो Zn2+ बनता है ना बेटा। Zn क्या बनेगा बेटा 2+। और आप देखोगे बेटा कि ये जो रॉड है बेटा ये टूटने लगेगा, क्या करने लगा बेटा, टूटने लगा। और ये टूट के यहां से क्या निकलेगा बेटा, आपका Zn2+।
Zn2+, Zn2+, आप देख पाओगे बेटा कि यहाँ पे क्या भरने लगा, Zn2+ आपका भरने लगा, Zn2+ पूरा भर जाएगा इसके अंदर में क्या भर जाएगा बेटा, Zn2+, और ये Zn2 टूट के नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं बेटा, तो वो वाली केस समझ में आ गई क्या हुआ। अब इस वाले केस में आइए बेटा, अब इसमें सारा इलेक्ट्रॉन भर गया। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरने लगा तो हमारे यहां पे इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रेजेंट था बेटा, CuSO4 प्रेजेंट था। अब CuSO4 में क्या होगा बेटा कि CuSO4 को दिखा कि ये तो पूरा नेगेटिव हो चुका है, तो इसमें जो कॉपर आपका प्रेजेंट है बेटा, वो कॉपर SO4 से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। कॉपर क्या कर लेगा, SO4 से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो आप यहां पर क्या देखें कि यहां पे हुआ क्या बेटा, Zn आपका जो सॉलिड था वो Zn2+ एक्वस बन के कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और ये कहां पे हो रहा है बेटा, आपने कहा सर ये हो रहा है मेरे एनोड में। कहां पे हो रहा है बेटा, एनोड में मेरा ये हो रहा था सर। और आप कैथोड में देख पाओगे कि कैथोड में क्या होगा बेटा, कैथोड में CuSO4 जो है बेटा ये ब्रेक होके Cu2+ और क्या बनाएगा बेटा, SO4 2- बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। और यहां पे जो ये Cu2+ है ना बेटा, ये तो पॉजिटिव है, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, हाँ नेगेटिव की तरफ ना। और यहां पे धीरे धीरे क्या होगा बेटा कि आप ये देखोगे कि इसके अंदर में आपका SO4 2- बढ़ने लगेगा और सारा कॉपर जाके इसमें चिपक जाएगा। कॉपर जाके इसके रॉड में पूरा लग गया, ठीक है। और इसमें क्या भर गया बेटा, SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-, ये ऐसे यहां पे भर जाएगा पूरा का पूरा। और सारा का सारा कॉपर जो था बेटा, जो CuSO4 में प्रेजेंट था, वो आपके इस रॉड में चिपक गया, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हुआ क्या बेटा, एक मेटल रॉड टूट रही है और दूसरी मेटल रॉड चिपक रही है, ठीक है। तो कैथोड में ऐसा दिखेगा और एनोड में ऐसा दिखेगा। तो हम जब यहां पे कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे बेटा कि Cu2+ एक्वस जो था बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन रहा है बेटा, Cu सॉलिड बन गया, क्योंकि जो भी कॉपर वहां पे चिपक रहा है वो तो सॉलिड बन रहा है ना, है कि नहीं। और पहले वो किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो जिंक आपका पहले सॉलिड था वो क्या बन रहा है, एक्वस बनने लगा। और आपका जो कॉपर वहां पर आपका एक्वस था वो क्या बनने लगा, सॉलिड बनने लगा। तो इस तरह से आपको एनोड और कैथोड में 2 रिएक्शन होते हुए नजर आते हैं। दिखा कि नहीं दिखा, पूरी सिचुएशन समझ में आ गई, ठीक है। कंडीशन क्या हुआ, अब आपने कहा तो फिर सर अब सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ना कि वहां पे कंप्लीटली नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है और यहां पे कंप्लीटली पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है। अब सॉल्ट क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है। और सॉल्ट टूटेगा कैसे, तो KCl लिया था ना मैंने बेटा, तो KCl क्या बनेगा बेटा, K+ और Cl-। तो मुझे बताओ अब Cl- कहां जाएगा, उधर की इधर, क्या बात है। तो Cl- आपका इधर को निकला और आपका K+ इधर को निकला, सो दैट कि ये बैटरी जब खत्म हो जाए तो उसके जो आयंस यहां पे बन गए बेटा उसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। सो दैट कि ये रिएक्टिव ना बना रहे। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, इसको यहां पर आके न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है बेटा, न्यूट्रलाइज। तो मतलब कि यहां से पॉजिटिव नेगेटिव एंटिटी यहां पे आई, सो दैट कि नेगेटिव क्या करेगा बेटा, ZnCl2 बना के उसको स्टेबल करेगा। और आपका जो यहाँ पे पोटेशियम है बेटा, वो यहाँ पे K2SO4 बना के उसको स्टेबलाइज करेगा, जिसके होगा क्या बेटा कि ये दोनों के दोनों एंड आपके इस तरफ के और इस तरफ के दोनों आयंस कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि बिजली पास हो रही है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है सर, हम ये क्यों समझ रहे हैं, तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे ये है बेटा कि ये बैटरी बिजली पास कर रही है, ये बल्ब जलता रहा, ठीक है। तो कब तक बेटा, जब तक से ये प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाया कि नहीं लाया, तो इसीलिए बेटा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझे कि नहीं समझे, तो हाँ अगर ये न्यूट्रन ना करे तो कुछ हाँ बेटा, इसके बहुत सारे आपके नुकसान हैं। जैसे कि आप लोग कभी भी अगर जो ये प्राइमरी सेल लेते हो ना बेटा, ये पेंसिल बैटरी के बाहर आपने कभी देखा जंग लग जाता है पूरा, है ना, बहुत सालों तक लगा के रखा था उसको। और जंग जो है बेटा वो क्या करता है बेटा, आपके इवन उस अप्लायंस को भी खराब कर देता है ना, उसके वो जो स्प्रिंग वगैरह है उस पर जंग आ जाता है, वो टूट जाता है। तो वो बेसिकली इन आयंस के वजह से आता है, ठीक है बेटा। ये आयंस जिसको ऐसे छोड़ दिया गया। अब अगर मान लो कि आपने बहुत बढ़िया कंपनी की सेल ली है, जैसे मान लो ड्यूरासेल का अगर आपने सेल लिया, ठीक है, उसमें जिंदगी में कभी आपका जंग नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर में जो सॉल्ट ब्रिज लगा है बेटा वो बहुत तगड़ा है। जो सॉल्ट जो है ना बेटा उसके अंदर में जो कि इसमें आयंस क्रिएट होते हैं उसको वो बैलेंस कर देता है, ठीक है। और जो आपका बैलेंस नहीं कर पाता, जैसे एवरेडी की बैटरी जो आती है वो उसमें हमेशा जंग लग जाता है। तुम देखना हमेशा जंग लगा मिलेगा आपको, ठीक है। ड्यूरासेल की बैटरी में नहीं लगता। और भी बहुत सारी कंपनियों की बैटरी आती है, पैनासोनिक की भी बैटरी आती है जो कि आपके वो उनके अप्लायंस के साथ ही वो देते हैं,
उसमें कभी जिंदगी में जंग नहीं लगता बेटा, वो भी बढ़िया सा सेल होता है, ठीक है। जितने भी आपकी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करके अगर आपको सेल दे रहा है ना बेटा अपने डिवाइसेस में डालने के लिए, तो समझ जाना बेटा कि इसमें कभी जंग नहीं लगने वाला, वो बहुत एफिशिएंट सेल होते हैं। बट अगर मान लो आपने बाहर से खरीद के 18 रुपए वाली 10 रुपए वाली सेल डाल देते हो, उसमें जंग लग जाएगा। इसलिए जैसे वो खराब होता है ना बेटा, मतलब ये बैटरी चलनी बंद हो गई, उसको निकाल के तुरंत फेंके। अगर आप इग्नोर कर दोगे उसको, तो उसमें ये आयंस बैठे होते हैं जो कि आपके उस सामान को खराब कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से बेटा ये आयंस को स्टेबलाइज करना जरूरी होता है, और ये सॉल्ट ब्रिज बेसिकली वही करता है, ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया, ठीक है। हाँ, केसीएल बाहर कैसे है बेटा, क्योंकि देखो बेटा जब पोलैरिटी यहाँ पे रेडी हो गई, तो केसीएल जो कि स्टेबल था, है ना, ये तो पूरा भरा हुआ था ना बेटा यहाँ से यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत सारा बन गया है, और यहाँ पे माइनस चार्ज बहुत सारा बन गया है। तो ये तो खिंचना स्टार्ट होगा ना इधर बाहर से, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ को निकलेगा और पॉजिटिव इस तरफ को निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है, जब तक से ये कांटेक्ट में था तब तक से ये तो बेटा स्टेबल था। बट बाद में जब यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, वहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ने लगी, तो इनको समझ में आ गया कि भैया अब तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो इसलिए बेटा ये सॉल्ट ब्रिज बेसिकली करता क्या बेटा, इनको काउंटर इफेक्ट करता है, ठीक है। इनके जितने भी आयंस है उसको काउंटर इफेक्ट करके स्टेबलाइज करने का काम करता है, और इसका कोई भी दूसरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये काम करेगा। आई होप कि ये पूरा का पूरा जो आपका जो रिलेशन है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें बेटा आपके दो रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जो कि मैंने बीच में लिखा है। तो आपके कैथोड में और एनोड में, तो एनोड में आपकी जो रिएक्शन हुई, आपने कहा सर Zn जो सॉलिड था वो आपका बना Zn2+ एक्वस के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और कैथोड में आपने क्या कहा सर, कैथोड में आपका हुआ है यहाँ पे Cu2+ एक्वस जो था बेटा उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे Cu सॉलिड बना लिया, ठीक है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखोगे बेटा, ओवरऑल रिएक्शन जब आप यहाँ पे लिखने आओगे बेटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस आपको क्या दे रहा है बेटा, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये बेटा आपका प्योरली रेडॉक्स रिएक्शन है, प्योरली, ठीक है। आप देख सकते हो जितना भी आपका सेल रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, वो सारे प्योरली रेडॉक्स होते हैं, एकदम देख सकते हो आप, एकदम रेडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है ना आपको बेटा, क्योंकि Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपका कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपका वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये ओवरऑल रिएक्शन इस सेल के लिए आएगा। तो आप फर्स्ट वाली क्या देख लो, तो लिख लीजिए फटाफट से बेटा जो भी लिख रहे हैं। दूसरा
हो गया थर्ड स्लाइड। इसमें क्या था? ओह सॉरी, थर्ड स्लाइड तो एक्स्ट्रा स्लाइड आ गया। हो गया, हो गया, सबका हो गया, हो गया। बेटा आप च्युइंगम चबाओ, आप मतलब नहीं सच में इट विल हेल्प। च्युइंगम है किसी को? च्युइंगम है? ला दो। च्युइंगम नहीं खाती? छोड़ दे, च्युइंगम नहीं खाती। ओए तो कुछ खाती हो मतलब? कुछ नहीं खाती? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे हेल्प होगा। अब ट्राई करिए एक बार, अब अच्छा फील करोगी। ऐसे 11 एंड हम 12 को ऐसे छूट दे देंगे, आप च्युइंगम चबाओ सो दैट कि आप है ना एटलीस्ट ये लॉन्ग चबाते हो? लॉन्ग मुंह में डाल के रख लो, कड़वा लगता रहेगा ना बार बार तो नींद नहीं आती। हाँ? हो गया? जल्दी लिखना रहे, क्या लिखना निकेत? हो गया? सबका हो गया? चलिए, सबका हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन में तो वो इलेक्ट्रॉन काट दो, बाकी वही लिखना है नहीं? इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और बाकी वैसे ही है जो है ना? चलिए, अभी हमने यही वाला किया था, है ना? इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहाँ से यहाँ हो रही थी और करंट फ्लो इधर से इधर कर रहा था, ठीक है? यही वाला डायग्राम हमने पढ़ी अभी। जिंक यहाँ रखा था आपने, कॉपर यहाँ रखा था, और जो आपका ये सॉल्ट ब्रिज है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हमने वही लिया है, सॉल्ट कंटेनिंग जिंक, और यहाँ पे सॉल्ट कंटेनिंग कॉपर। तो हमने इसलिए CuSO4 लिया और यहाँ पे हमने ZnSO4 लिया है। चलिए, तो मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ इसको, है ना? इसमें कुछ अगर मेरे से छूट गया हो तो मैं वो भी इसमें ऐड कर देता हूँ, बाकी सब तो नॉर्मली वही है, ठीक है? देखिएगा, सो यू हैव स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल, एंड जो कि फिगर 2.1 है, ये डैनियल सेल भी कहलाता है बेटा आपका, ठीक है? दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा? तो जो भी केमिकल एनर्जी होती है बेटा, उसको वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम यही होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? ओह सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है? इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है आप देख सकते हो, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है जो कि मैंने आपको लास्ट में लिख के दिखाया हुआ है, ठीक है? सो एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है? अब इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है बेटा, ये 1.1 वोल्ट कैसे आया, ठीक है? अब चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें और समझें इसको बेटा, तो हमारे पास दो हमने इलेक्ट्रोड लिए थे बेटा, जो था आपका यहाँ पर जिंक का और आपके कॉपर का, ठीक है? तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, E0 ऑफ अ जिंक, ये होता है बेटा आपका -0.76 वोल्ट। कितना होता है बेटा? -0.76 वोल्ट। आप लोग प्लीज डरिएगा मत, ये आपको पेपर में दिया रहेगा, ठीक है? ये वैल्यू दी रहेगी पेपर में, आप ये मत सोचना कि ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया ही रहता है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? और दूसरा, E0 ऑफ जो कॉपर होता है बेटा, वो होता है 0.34 वोल्ट, ये आपका होता है E0 ऑफ कॉपर। अब आपने यही दो मेटल का क्यों लिया? क्योंकि आपने इन्हीं दो को तो यूज किया है ना बेटा कैथोड और एनोड में, ठीक है? तो अगर आपको बेटा इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल निकालनी है बेटा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा आपको बेटा
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या करना पड़ेगा बेटा, एनोड। इसको एक और तरह से लिखते हैं बेटा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब मुझे बताइए कि आपने ई नॉट कैथोड क्या लिया था आपने, कॉपर लिया था ना, तो आप क्या लिखोगे बेटा, ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट क्या करोगे, जिंक, ये ना करोगे। अब ई नॉट सी यू था कितना, 0.34 वोल्ट था, माइनस आपका ई नॉट जिंक कितना था, माइनस 0.76। ठीक है बेटा, इतना था। तो ये क्या आएगा बेटा, 0.34 प्लस 0.76 आएगा ना बेटा, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा, 1.10 वोल्ट। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो सेल है उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऐसे आई है, और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। प्लीज आप ये मत सोचना कि ये गिवन नहीं रहेगा, ये हमेशा गिवन रहेगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा ये आपको दिया ही रहेगा। और मैं फिर बता रहा हूं बेटा, ये मैं सीबीएसई आपके बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, मैं जेई और नीट की बात नहीं कर रहा। आप प्लीज मिसअंडरस्टूड मत कर लेना मुझे, मेरे बात को। ये जेई में नहीं दिया रहेगा, आपके नीट में नहीं दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा किसमें बेटा, सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जाम में। आप जो ये 12वीं का जो एग्जाम देंगे उसमें ये दिया रहेगा हमेशा। ठीक है, तो प्लीज, ठीक है, ये मत सोच के देख रहे सर ने बोल दिया आप तो एग्जाम में होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग का मेन एम कुछ और है नहीं। सीबीएसई का बोर्ड तो बस एक छलावा है कि नहीं, असली एग्जाम तो कुछ और क्रैक करना है ना आपने। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। भले ही आप जेई ना दो, नीट ना दो, फिर भी आप कोई सीयूटी क्रैक करोगे, फिर भी आप कोई है ना कोई दूसरा एग्जाम दोगे, ये आईआईटी का कोई एग्जाम दे रहा होगा, है कि नहीं। तो अलग अलग एग्जाम सब लोग बैठने वाले, कोई एनडीए देने वाला है कि नहीं। तो प्लीज़ एनडीए में ये गिवन रहेगा, एनडीए में ये गिवन रहता है बेटा। ठीक है, तो इस चीज़ का चिंता मत करें। एनडीए छोटा मोटा एग्जाम ही है, वो इतना कोई बड़ा खतरनाक एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, तो एनडीए में ये प्लीज़ गिवन रहेगा, बट आप लोग जेई और नीट में इसका एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ही आपके लिए अच्छा। याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ याद करने की कोशिश करें। कौन कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी आपको इस बुक से ही पता चल जाएगा। ये इनको बेटा निकालने के लिए यूज़ किया गया है शी का, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है बेटा, उसको यूज़ करके बेटा इसको निकाला जाता है। मैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है, आगे धीरे धीरे वो भी सब आएगा, सारा टॉपिक आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्या होता है बेटा, जीरो। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हम कैथोड या एनोड बना के किसी भी सेल का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कंपेयर करके। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं और इन सब वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है बेटा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ना, जीरो, जिसके साथ सबको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कॉपर का जो रिएक्टिविटी है अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा है कि कम है। मैंने ये कहा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रहो बेटा, है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है कि कम है। क्या है बेटा, कम है, ऑब्वियसली कम है ना, है नहीं। तो यहां पर एक बात को समझना बेटा कि कॉपर की रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से कम है तो मैं हाइड्रोजन को कॉपर के साथ जब सेल में यूज करूंगा तो मैं कॉपर को कहां लूंगा, कैथोड में लूंगा कि एनोड में लूंगा, कैथोड में लूंगा। और हाइड्रोजन को मैं कहां लूंगा, एनोड में लूंगा ना। अब जब मैं इसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकालूंगा तो वो तो सिर्फ कॉपर का होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो। समझे ना। तो ऐसे इसको यूज करके हम बेटा इन सब का पोटेंशियल निकालते हैं। अब चलो एक और एग्जांपल, ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है कि कम है। क्या यार भेड़ चाल चलने लग जाते हो, ज्यादा है ना। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक को आप कहां यूज करोगे, एनोड में यूज करोगे, और हाइड्रोजन को कहां रख दोगे, कैथोड में। अब ओवरऑल सेल पोटेंशियल जो आएगा वो सिर्फ किसका होगा, जिंक का होगा ना। सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपके ये सारे के सारे वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, चिंता मत करिए, आगे और कॉन्सेप्ट बहुत सारे बाकी है बेटा, ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हमने बता दिया कि 1.1 वोल्ट कैसे आया। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको बता दी गई है। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ and Cu2+ आयन इज यूनिटी 1 मोल पर डेसीमीटर, सच अ डिवाइस इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना बेटा कि जो आपने वहाँ पे जो ये 0.34 वोल्ट जो निकाला है, या जो आपका कॉपर का था, या फिर जो आपने ये -0.76 जो निकाला था ना बेटा, वो आपके सिंगल मोल ऑफ जिंक और कॉपर का था। ठीक है बेटा, सिंगल मोल ऑफ जिंक और सिंगल मोल ऑफ कॉपर का था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो मोल्स आपके, हाँ देखो बेटा, मैं जब
ई नॉट ऑफ सी यू, जनरली आपके सर लोग ऐसे लिखते हैं ना 2+ करके लिखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ तो ऐसा लिखा नहीं वो, आप समझ जाइए मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। जनरली अगर आप यहाँ पे लिखते हो बेटा ई नॉट ऑफ सी यू 2+ लिखो या सी यू लिखो, ठीक है, उससे मतलब जनरली ऐसे लिखते हैं इसको, डंडा मार के सी यू करके लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.34 वोल्ट, ये होती है ऐसे करके, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। सी यू का और सी यू 2+ अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि वो 2+ का भी है और वो सी यू का भी है, ठीक है। 0.36 है, 0.34 था ना, हाँ तो 0.34 वोल्ट तो लिखा है मैंने, वो तो 0.76 माइनस था, माइनस 0.7 वो जिंक का था, ZN का था, ठीक है बेटा, वो ZN का है वो। तो प्लीज बेटा कंफ्यूज मत रहो, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाँ बेटा, हाँ दोनों का मतलब कि मेरे लिखने का तरीका वैसे है। आपके किताब में कैसा लिखा हुआ रहेगा, आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ रहेगा Cu2+ एंड Cu, एक डंडा मार के Cu भी लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें अंतर नहीं होगा ये आपका, ठीक है। मैं जैसे लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं कि मैं 2+ वगैरह लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मतलब कि आप लोग का कहना यही है कि आप आयन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये आयोनिक कंडीशन में इसकी वैल्यू इतनी आती है ना, आप यही कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि सर इसका और इसका सेम ही होगा क्या, यही पूछ रहे हो ना सवाल, तो यही है। तो मैं कह रहा हूँ बेटा इन दोनों को लिखने का तरीका है बस, 0.34 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉपर का बस आप इतना चीज याद रखिए बेटा कि अगर आप Cu ले रहे हो या Cu2+ ले रहे हो बेटा, आपको 0.34 ही यूज करना है, आप 0.34 ही यूज कर रहे होंगे। नहीं ये तो कॉपर का है सिर्फ 0.34 वोल्ट, ये तो सिर्फ कॉपर का है ना। हाँ 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 कोई बात नहीं बेटा, आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर देते बेटा, चलिए ना, आप लोग काहे इतना टेंशन ले रहे हो ना, ये देखिए बेटा, ठीक है। आपको मैं सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही दिखा देता हूँ ना, ठीक है, ताकि आप लोगों का सारा डाउट ही क्लियर हो जाए। देखिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरे क्या हो गया, क्या सर फोड़ रहे हो अपने, हाँ ये देखो बेटा ये रहे ना, दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा हो तो आप प्लीज देखिएगा बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात करी जाए तो आपको कॉपर के 2 पार्ट दिख रहे हैं बेटा, यहां पे ध्यान देना, एक प्लस वाला और एक 2+ वाला। हमने लिया था कौन सा वाला बेटा, 2+ वाला, तो हमारे 2+ वाली की कंडीशन ये देखिए बेटा, ये वाली है, ठीक है बेटा। ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात मैंने अभी क्या बताई दिशा, मैंने आपको ये बताई है कि ये वैल्यू जो है बेटा वो हमेशा बोर्ड्स में दी हुई रहेगी, इसीलिए भी मैं इतना कैजुअली इसको लिख देता हूं क्योंकि ये आपको दिया ही है। तो अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ई नॉट ऑफ Cu या ई नॉट ऑफ Cu2+, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो गिवन ही है ना, तो आप फिर भी तो रेफरेंस लेकर कर ही सकते हो सवाल, है नहीं, मेरे बात पे काहे भरोसा कर रहे हो, है नहीं, आप सवाल में देख लो, वैल्यू दिया ही हुआ रहेगा ना, सवाल में तो ये वैल्यू दिया ही हुआ रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर ये दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है कि भाई ये प्लस वाला है, और वैसे भी वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और अगर आपको ये दिया हुआ रहेगा तो आपको ये 2+ वाला है, ये भी आपका मेंशन रहेगा। तो ये कैजुअलिटी वैसे आ रही है, ठीक है ना, ये मैं इसीलिए इतना कैजुअली आपको करा दो, क्योंकि 12 क्लास का एग्जाम ही देना आपने, तो ये यार जैसे भी लिख दो वैल्यू दिया ही हुआ रहेगा, ठीक है, तो जैसे भी इसको रिप्रेजेंट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, ये वैल्यू जो दिया हुआ है, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको पता ही क्या क्या यूज करना है। बाकी जितने भी वैल्यूज हैं आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा बेटा कि सबके कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आपको Fe का आप देख सकते हो, Fe वाला कभी कभी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, Fe वाला बहुत बार यूज नहीं होता, तो Fe वाला केस देख सकते हो, Fe यहाँ पे 3+ वाला है और यहाँ पे नीचे 2+ वाला भी है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा एक बात कि Fe3+ आपका जो है बेटा ये Fe2+ के मुकाबले बहुत स्टेबल है। आप देखिए ना Fe3+ की वैल्यू कितनी है 0.77, जबकि Fe2+ की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, ये आपका माइनस के वैल्यू में आ रहा है। तो जो जितना बड़ा माइनस होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो जितना बड़ा प्लस होता है वो उतना लेस रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए आप देखोगे बेटा कि जिंक आपको नीचे मिलेगा, जिंक आपको मैं दिखाता हूं बेटा कहां पर है, ये देखिए बेटा जिंक, देखिए बेटा जिंक आपका -0.76, तो ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि नीचे जितना आता रहेगा बेटा ये उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, मतलब कि उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ओ सॉरी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हाँ छोड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा ये, तो ये उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है, देखिए बेटा
लिथियम, इसीलिए लिथियम आयन की बैटरी बनती है। अब समझ में आया ना बेटा, इसीलिए लिथियम आयन की बैटरी बन रही है ना, क्योंकि वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी छोड़ेगा उतना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पाएगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए लिथियम आयन की बैटरी बनती है। बट लिथियम की एक बहुत ही दुखद मतलब जो बात है बेटा, जो बेकार बात है, वो क्या है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। तो इसलिए आजकल आपके फ़ोन की पीछे की कवर खुलती नहीं है, क्योंकि अगर आप पीछे की कवर खोल खोल के लिथियम आयन की बैटरी जीभ में लगाते रहे तो फिर तो गए ना आप बेटा, है कि नहीं। कब फटेगा पता भी नहीं चलेगा, हर घर में बम फट रहा है। तो इसीलिए बेटा आपके फ़ोन के पीछे का कवर आजकल क्या होता है बेटा, बंद होता है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मैंने ऐसा, मैं उस ज़माने में भी था, मतलब तब शायद आप लोग डायपर पहनते थे, तो उस ज़माने में भी था जब फ़ोन की कवर खुलती थी और पीछे की बैटरी, हाँ वही, और हम लोग ना जीभ में लगा लगा के ना बेटा उसको काट काट के डालते थे फिर से वापस। सोच रहे हो हम लोग इतने जाहिल थे। और आज देख लो बेटा, ऐसा फ़ोन आ गया है कि जिसका पीछे का कवर खुलता नहीं है ना, ये फिक्स्ड है, क्योंकि वो सारी की सारी आयंस किसकी है बेटा, लिथियम की है। इसमें इसका तो पिन होता है ना, पिन लगाओ फिर अलग स्लॉट निकलता है, फिर उसमें सिम डालते हैं ना, हाँ है कि नहीं, ऐसा ना होता है। तो फिर और आजकल तो पता नहीं कौन सी सिम आती है ना, वो ई सिम भी आती है कुछ ना, जिसमें सिम ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही, हाँ टेलीकॉम सर्विसेज आपको नंबर दे देती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो बिना सिम कार्ड के, ठीक है। तो ये भी एक फैसिलिटी अभी है, ठीक है। उसके कुछ आपके ये ड्रॉबैक्स भी हैं, तो कुछ अच्छी बात भी है ना, तो वही है। तो अभी कुछ समय के बाद तो सिम कार्ड इंसान के अंदर डलने वाला भी आएगा, इंसान के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अरे ऐसा ही कह रहा है कौन, ठीक है। कौन सा बेटा, कहाँ, हाँ वो उसका मतलब कि वो बैटरी में उसकी कंडीशन क्या है, वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या छोड़ेगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। अब ये बनेगा, क्योंकि ये चीज़ बेटा ये प्रोड्यूस करेगा, हाँ ऐसे एग्जैक्टली। आप इसको ऐसे लिखोगे ना, ई लिखा आपने, नॉट लिखा, LI लिखा, प्लस लिखा, स्लैश करके आपने LI लिख दिया, और कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब आपको पता है कि ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपको, तो मैंने बस ऐसे लिख दिया, E नॉट LI लिख दिया, है ना। आप समझ जा रहे हो कि जो वैल्यू दे रखी है उसी को आप यूज कर रहे हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते बेटा। कौन से वाले जो मैंने बताया बेटा, वो अभी क्या, वो तो 1-1 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का। हाँ MCQ में भी आता है कभी कभी ना। और ये, हाँ और ये 1 मार्क्स में कैसे आता है मैं आपको बता दूं बेटा। ये जो आपको मैंने अभी बताया ना बेटा सवाल, उसमें बेटा आपका नर्नेस्ट का जो इक्वेशन है उसमें इसका मेन यूज है। आप जब नर्नेस्ट का इक्वेशन यूज करोगे ना बेटा, तो सबसे पहले ई सेल निकालना पड़ता है आपको, तो ई सेल निकालने के लिए तो यही करोगे ना आप। कौन सा बेटा, नर्नेस्ट इक्वेशन है, हाँ नर्नेस्ट इक्वेशन है बेटा। और उसके बाद बेटा आपका कॉलरॉच का लॉ भी है, ठीक है। तो और उसके बाद बेटा उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। क्या कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। किसको याद करने आने के लिए, हाँ तो याद करके चल जाए ना, सिंपल सा तो इक्वेशन है। ऑर्गेनिक बोला है क्या, नहीं आपको नर्नेस्ट इक्वेशन याद करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अरे बहुत फुद्दू सवाल है, एकदम बेकार सा सवाल आता है, आप लोग को 4-5 मार्क्स का सवाल होता है वो, ठीक है। आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वैल्यू बस आपको देख के निकालना है, ठीक है। एक इक्वेशन याद रखना है और सॉल्व करना है, क्या है बताओ इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन बेटा आपके 4 आएंगे, 4 क्वेश्चन तो आएंगे। इससे भी आता है बेटा 5 नंबर क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पक्का है बेटा, आएगा पक्का है, 110% श्योरिटी रख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। और एक आएगा केमिकल काइनेटिक्स से 5 मार्क्स का सवाल, ऑर्गेनिक से तो 5 मार्क्स आएगा ही आएगा ना बेटा, और वो भी आपका आएगा एल्डिहाइड और कीटोन से ही। और एक सवाल 5 मार्क्स से पता है किससे आएगा, डी ब्लॉक से आएगा, हाँ DNF ब्लॉक से आएगा, हाँ जी DNF ब्लॉक से आता है बेटा। एल्डिहाइड लेंदी है, इजी है, ऑर्गेनिक तो जनरली इजी होता है, मेरे को तो इजी लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक जनरली क्या है बेटा कि सारे के सारे ढांचे सेम ही है ना, तो उसमें बस तुमको क्या रीजन्स याद रखने हैं और उसके रिएक्शंस याद रखने, मैकेनिज्म याद रखना, दैट्स इट। और क्या याद रखना बताओ, कुछ और उसमें है नहीं, ठीक है, उतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन गैल्वेनिक सेल and increase slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt, ठीक है। When the reaction stops altogether and no current flows through the cell,
any further increase in the external potential starts again and the reaction but in the opposite direction. It now function as an electrolytic cell. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करी गई, ठीक है। तो मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था उसको समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो फोन में बैटरी है बेटा, वो कुछ समय के लिए, अभी जैसे मान लो कि अभी आप इस फोन को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस फोन को जब आप यूज करते हो तो उस समय जो फोन है बेटा वो आपका किस तरह से काम करता है बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं बेटा, ये आपके इस बैटरी के आपके ये केमिकल से ये सब चीजें आपको हो रही है, ठीक है बेटा। बट द मोमेंट यू पुट इट इन चार्ज, ठीक है, आप जैसे इसको चार्ज में डालोगे बेटा तो क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो मैकेनिज्म है वो बदल गया ना, क्योंकि आपने बेसिकली क्या कर दिया, जब इसको चार्ज में डाल दिया तो जब आप इसको यूज कर रहे हो तो उस समय बेटा क्या हो रहा है, उस समय आपने केमिकल एनर्जी तो क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किया। बट आप जब इसको चार्ज में डाल दिए तो अब ये क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होने लगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आप बैटरी को अब चार्ज कर रहे हो, बैटरी को क्या कर रहे हो बेटा, चार्ज। इसीलिए जितने भी अडेप्टर्स होते हैं बेटा, जो आपके फोन के जो भी आप ये चार्जर, बेसिकली उसको अडेप्टर ही बोलते हैं बेसिकली ना। तो जो अडेप्टर जो होता है बेटा, वो आप जब भी यूज करोगे बेटा तो आप यही कोशिश करोगे कि उसकी वोल्टेज आपके फोन के बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने फोन के बैटरी के वोल्टेज से कम वोल्टेज का चार्जर यूज करोगे तो बेटा वो चार्ज ही नहीं होगा। क्या होगा बेटा, वो चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। आजकल आपके स्पीड चार्जर आ गए ना सारे के सारे, और स्पीड चार्जर जितने भी आए बेटा उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, वो अडेप्टर्स की पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण वो फटाफट से आपके बैटरी को चार्ज कर देता है। ये बेटा ना एक तरह से अच्छा भी है, बट इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपकी बैटरी का जो लाइफ है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। हम बोलते हैं स्पीड चार्जर है, क्या जल्दी चार्ज हो जाता है, ठीक है, बट ये बहुत गलत है बेटा, ठीक है। ये आपके फोन की बैटरी को डल कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने अपने फोन में स्पीड चार्जर यूज किया और कुछ समय के बाद आपका चार्जर खराब हो गया, आपने फिर नॉर्मल चार्जर डाल दिया, तो तब आपकी बैटरी की एफिशिएंसी पूरी तरह से गिरने लगती है, ठीक है। क्योंकि याद रखना बेटा, अगर किसी बच्चे को ना आप हर रोज लॉलीपॉप दे रहे हो और एक दिन आपने देने से मना कर दिया ना, तो वो गुस्सा हो जाता है कि ना, नहीं नहीं मुझे तो आज भी चाहिए, है कि नहीं। कोई तुम भी हो सकते हो ना ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने बैटरी को हर रोज बिरयानी खिला रहे हो और एक दिन बोलो नहीं यार आज ना ये खिचड़ी है, खिचड़ी खा ले बेटा है, तो मानेगा नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए वहां पर उसकी एफिशिएंसी गिरती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर क्लियरली वो स्टेटमेंट दिया हुआ है बेटा कि अगर आपकी इस सेल की पोटेंशियल कितनी थी बेटा, 1.1 वोल्ट थी। अब मैंने इसके ऑपोजिट में क्या कर दिया बेटा, एक बैटरी लगा दी और इसको रिचार्ज करने लगा। तो अगर मान लो कि जो मेरी रिचार्जिंग का प्रोसेस जो चालू हुआ है बेटा, वो कब तक आपका ये कैरी फॉरवर्ड होगा, जब तक से आपकी पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इसलिए यहां पे लिखा है ना बेटा कि व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल एनी फर्दर इंक्रीज, अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया तो आपका जो सेल है बेटा वो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगा और वहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है, ठीक है। एंड अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो मतलब कि क्या होगा बेटा, यहां पे आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चालू कर दिए, क्योंकि यहां पे आप एक्सटर्नल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है ना, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि टाइम जो आपका बीत रहा है, जो आपका ये 12th का टाइम है बेटा, वो तो बीतना ही बीतना है, ठीक है। बट पढ़ाई के लिए एक्सटर्नल एफर्ट्स लगते हैं ना बेटा। आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसको भी एग्जाम में बैठना है, जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी एग्जाम में बैठना है। बैठना है कि नहीं बैठना बताइए, बैठना तो पड़ेगा ना। तो बात तो वही होगी ना बेटा कि अगर आप नहीं बैठोगे, अगर पढ़ने के लिए नहीं बैठोगे तो स्पॉन्टेनियसली ये समय तो बीतता रहेगा आपका, क्योंकि इट हैज टू ऑकर, राइट। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे वही है कि अगर आप बैटरी को यूज ना भी करो तो भी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। आपके पापा लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि अगर मान लो कभी आप पोस्टिंग जा रहे हो या फिर कभी आप छुट्टियों में चले गए हो तो गाड़ी घर में पड़ी हुई थी, तो गाड़ी की बैटरी अपने आप ही क्या हो जाती है बेटा, डिस्चार्ज हो जाती है ना, क्योंकि आपने उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। अपने आप ही उसका क्या हो गया, वो सारा जो केमिकल था खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बैटरी का डिस्चार्जिंग नेचर ही है कि अगर वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होने वाला है तो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अगर आप उसको फिर से रिचार्ज करना चाहते हो तो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक्सटर्नल एंटिटी लगेगी, ठीक है। तो आगे देखिए बेटा, बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वी शैल स्टडी सम ऑफ देयर सेलिएंट फीचर्स इन द फॉलोइंग पेजेस। हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। ये मैंने आपको पूरा अभी समझा दिया था बेटा क्या क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया हुआ है जिससे कि आप बैटरी लगा आप देख सकते हो। ये रेओस्टैट इन्होंने लगा, पता है क्या लिखा है बेटा, ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं।
अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, और जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हो, ओके यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी कम है, लेस है, अभी आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो यहाँ पे ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी करंट की फ्लो नहीं होगी, बट यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर आप यहाँ पे देखो बेटा रियोस्टेट आपने कंप्लीटली, आपने जो रेजिस्टेंस है बेटा बहुत ज्यादा आपके क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया। ओह नहीं, रेजिस्टेंस डिक्रीज किया है, ओके एक मिनट, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया आपको, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो कि ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से क्या है बेटा आपका बड़ा है, तो मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है बेटा आपका कम है, रेजिस्टेंस इज लेस, ठीक है। हाँ नहीं रेजिस्टेंस आर अब मैं इस रेयोस्टेट की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, प्लीज बेटा, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया इससे ना, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, रेजिस्टेंस प्लीज बेटा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, पता है ना बेटा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा फ्लो, हाँ एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, आर को बढ़ा दिया, थोड़ा सा आर बढ़ा दिया तो आपका जो पोटेंशियल है बेटा किसके बराबर आ गया, ई एक्सटर्नल थोड़ा कम हो गया ना बेटा, और 1.1 वोल्ट के बराबर आ गया, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया बेटा आपका जीरो हो गया। बट आपने जब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे आपने क्या क्या क्या, एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक मिनट फिर से एक बार, ठीक है प्लीज बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब इतना कंफ्यूजन है। देखिए ई एक्सटर्नल आपका कम है तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी आपका मॉडरेट, मतलब मैं मीडियम आपके बीच में लेके आ गया हूं, तो आपके ये दोनों बराबर है, यहां पर कोई करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि आपका ई कम है ना बेटा, तो ये अभी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर बेटा जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो आपका करंट का फ्लो बंद हो गया, बट जैसे ही आपने यहां पर रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दिया तो अब ये आपका उल्टा करंट फ्लो करने लगेगा। देखो बेटा, करंट पहले कैथोड से एनोड पे जा रहा था ना, अब करंट एनोड से ये आपके कैथोड से नहीं, ये एनोड से कैथोड की तरफ आएगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कैथोड लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आपको एक बात बता दो बेटा कि जब भी आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है बेटा तो उसमें आपकी कैथोड एनोड उल्टी पड़ जाती है, जहां पर हाइयर आपका रिएक्टिव मेटल बैठा होता है वो आपका ऑटोमेटिकली कैथोड बन जाएगा, और आपका जहां पर लो रिएक्टिव मेटल बैठा तो वो अपने आप ही एनोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ में आया आपको क्या, ठीक है। सॉरी यार थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका मॉडरेट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है। तो ये आप प्लीज ध्यान में रखें। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गिब्स एनर्जी वगैरह यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हाँ क्या क्या क्या, हाँ जी बेटा, पोटेंशियल आपको अगर पोटेंशियल ज्यादा पास करवाना है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट, और करंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, तो ई को भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना ही पड़ेगा ना, इस तरह से, ठीक है बेटा। ये इस तरह से इनका रिलेशन बन रहा है। हाँ किसके बाद बेटा, हाँ एग्जैक्टली ये वाला जो केस है ना बेटा, यहाँ पर अगर देखें तो जनरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मली आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, तो ये तुम्हारा जो करंट का फ्लो है वो इधर से इधर ही होता रहेगा, और ये फ्लो होता रहेगा, और ये सॉल्ट ब्रिज से केमिकल निकलते रहेंगे, ठीक है बेटा। बट अगर यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ पे तो आपने उल्टा कर दिया ना, तो इस केस में क्या होगा बेटा, फिर से जिंक बनने लगेगा, फिर से आपका कॉपर जो डिपॉजिट होता है फिर से निकलने लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज फिर से क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप उस पोजीशन पे आ जाएगा जिस कंडीशन पे वो था। तो ये होता है, ठीक है। हाँ सर ये जो हमारा बैटरी होता है उसको चार्जिंग पे लगाने के बाद गर्म क्यों नहीं लग जाता है? हाँ, उसमें बेसिकली होता क्या है बेटा कि उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रहा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ बेटा किस नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इसलिए बैटरी आपको गर्म होने लगता है, ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि आपके जो केमिकल्स है बेटा जो ब्रेक हो रहे थे फिर से जुड़ने लगते हैं ना बेटा वो केमिकल्स, इसीलिए। और अगर मान लीजिए कि आपके फोन में, ठीक है, अगर एनोड के केमिकल्स ज्यादा हैं तो वो फोन आपका गर्म होगा, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या होगा बेटा, आपको जो जिंक टूट रहा था या फिर कोई भी एनोड के जितने भी आपके जो ये मॉलिक्यूल्स जो टूटे थे वो फिर से आपके कॉम्बिनेशन करके फॉर्म होने लग जाएंगे ना, इसीलिए बेटा वहां पर आपका हीट रिलीज होता है उस बैटरी से, इसीलिए बेटा वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बैटरी ना आपके
याद रखिएगा बेटा, ये केमिकली अरेंजमेंट जो है बेटा इसकी, ये ना आप कुछ बैटरीज के ना आपके अलग भी होते हैं, ठीक है, इसलिए वो बैटरी थोड़ी सी धीरे धीरे फूलने लगती है, कुछ अजीब सा होने लगता है उसका, तो ये कारण उसके होते हैं कि उसमें जितने भी केमिकल्स है बेटा वो डिसबैलेंस थे, जिस कारण होता क्या है बेटा कि आपकी जो ये एनोड की केमिकल अगर ज़्यादा थी तो